हेलो गाइस, माय नेम इज़ संजीव एंड आज हम फार्मर्स प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट पर बैठे हैं अक्रॉस द इंडिया एंड इन फार्म्स एक्ट के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कि इन फार्म्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है इन डिटेल एंड इनको क्यों अपोज किया जा रहा है एंड बेसिकली फार्मर्स के क्या कंसर्न है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फार्मर्स इतना क्यों कंसर्न दिखा रहे हैं रिगार्डिंग दिस बिल्स. Sorry, it's act now. So let's start. We are Legis Doctor Judicial Academy. This is totally free and you can watch it on YouTube. हम हर एक टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं. टेस्ट सीरीज सैटरडे संडे को मिलती है सबको एंड आई होप यू आर टेकिंग इट. हमें आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जिसको हम लेजिस डॉक्टर 1 के नाम से है. फेसबुक पर हम हैं लेजिस डॉक्टर जुडिशियल एकेडमी के नाम से. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब यार. हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी विल नीड अ सपोर्ट फ्रॉम योर साइड एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाई वी फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग. बेसिकली तीन बिल है. फार्मर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट. सेकंड है फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस एक्ट 2020 एंड थर्ड है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020. तीनों के तीनों बिल 5 जून को 2020 को पास पास किए गए via द ऑर्डिनेंस पास बाय प्रेसिडेंट एंड ऑर्डिनेंस आने के बाद मॉनसून सेशन का एंड था उस टाइम पर. ठीक है. सो ऑर्डिनेंस आने के बाद इनको एसेंट मिल चुका है प्रेसिडेंट से अब एंड दे आर नाउ एक्ट्स. ठीक है. हम इन तीनों बिल के बारे में जानना चाहेंगे बट इससे पहले क्या हमारे जो फार्मर्स का जो ट्रेड एंड कॉमर्स है या फिर उनकी मंडी है किसी चीज से गवर्न होती है उसके बारे में जानना चाहेंगे. यस, एपीएमसी मार्केट. सो व्हाट इज एपीएमसी मार्केट? एक्चुअली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एपीएमसी मार्केट को ये भी बोलते हैं. सो बेसिकली इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो रेगुलेटेड मार्केट है उसे कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी लॉज. ठीक है. ये सेटअप की गई थी किस ऑब्जेक्टिव से? क्या ऑब्जेक्टिव है? ensuring fair trade between buyers and sellers of for effective price discovery of farm produce. ठीक है. बेसिकली फार्मर्स के प्रोड्यूस के लिए हाँ बायर्स और सेलर इफेक्टिव प्राइस और फेयर ट्रेड हो इसीलिए एपीएमसी मार्केट सेटअप की गई थी. ये क्या करती थी? टू रेगुलेट farmers produce by producing providing licenses to buyers, commission to agents and private markets. ठीक है. ये फीस लेवी करती थी, चार्जेस ऑन सच ट्रेड एंड प्रोवाइड करती थी इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन देयर मार्केट टू फैसिलिटेट ट्रेड. बेसिकली एक मंडी सिस्टम है. मंडी. ठीक है. इसमें क्या होता है कि फार्मर्स है अपनी जो प्रोड्यूस है वो मार्केट की मतलब खुलेआम बेचने की जगह एक स्पेसिफिक जो बल्क में बायर्स होते हैं ना, बल्क में जो खरीदते हैं, वैसे ही एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक ये मंडी मार्केट स्टार्ट किया था जिसको एपीएमसी मार्केट कहते हैं हम. उसमें फार्मर्स क्या करते हैं अपनी जो प्रोड्यूस है वो जाकर आड़ती को देकर आते हैं. आड़ती क्या करता है? चलो इसको हम एक मैप के थ्रू देखते हैं एक. ठीक है. जैसे कि एक फार्मर है. फार्मर क्या कर रहा है? एपीएमसी मंडी जाता है. एपीएमसी मंडी में क्या होता है? एक ऑक्शन होती है. ठीक है. उसके प्रोड्यूस की जो उसने बनाई है. तो वहां पर होते हैं आरती जो इसको कहते हैं कमीशन एजेंट्स. ठीक है. वो उनसे थोड़ी सी कमीशन चार्ज करके उनकी जो प्राइस है ना, ठीक है, उसके जो प्रोड्यूस का जो प्राइस है उनको दे देते हैं थोड़ा सा कमीशन लेके. एंड उस कमीशन को, ठीक है, उस चीज को बाद में होलसेलर्स को सेल करते हैं. ठीक है. बेसिकली आड़ती जो है मिडल मैन का काम करते हैं वहां पर फार्मर्स के लिए. एंड उन्हीं की वही कुछ बंदों को रखकर उनकी जो प्रोड्यूस है उसको स्टॉक में रखते हैं ताकि फ्यूचर में काम आए. ठीक है. एंड वो सेल करते हैं आगे होलसेलर्स को. ठीक है. बेसिकली एपीसी एपीएमसी मार्केट बहुत स्टार्टिंग से आ रही है एंड हरियाणा और पंजाब की जो गवर्नमेंट है ना, यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीके में एपीएमसी मार्केट का यूज होता है. दैट इज वाई वी कैन सी हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं कुछ ज्यादा ही आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं. रीजन बस इतना सा ही है इसका. ठीक है.
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का यही रीजन है, ठीक है। वो तो एक तो रिड्यूस ट्रेड को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और थोड़ी बहुत मार्केट पे फीस लगाते हैं ताकि जो प्रोड्यूस है ना, प्रोड्यूस पे जो मिडल मैन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रख सके, ठीक है। और तो बाकी की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जो तीनों ये चीज है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। वैसे एग्रीकल्चर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट में ही आता है। एंड डू यू नो कॉन्करेंट लिस्ट की जो 33rd, हाँ, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो 33rd एंट्री है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर देती है। थोड़ी सी क्या पावर देती है कि प्रोवाइड सेंटर द स्टेट पावर टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एनी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। प्रोडक्शन की, सप्लाई की और डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रोडक्ट्स की, वो पावर सेंटर के पास भी आती है। एंड एपीएमसी मार्केट किसके गठन पे है? वो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। अब जो एक्ट्स पास हुए हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में, ठीक है। एंड हरियाणा की जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उनको इशू यही है कि दो एग्रीकल्चर इन स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी जो आर्टिकल 246 का मिसयूज करके, ठीक है, एग्रीकल्चर को कॉन्करेंट लिस्ट में लाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इसी वजह से एपीएमसी मार्केट जो है ना वो खतरे में आ जाती है। चलो आगे देखेंगे वो कैसे खतरे में आ रही है, ठीक है। हमें देख लिया कि एपीएमसी मार्केट कैसे काम करती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इश्यूज क्या है फार्मर्स के, क्यों प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या मिडलमैन अफेक्ट होंगे? ऑब्वियसली देखेंगे इसको भी। क्या न्यू फार्मर्स बिल से एमएसपी एंड हो जाएगा? हम्म, ये माइट। क्या बार्गेनिंग कैपेबिलिटीज हैं फार्मर्स की जो बिग कंपनीज के साथ बार्गेनिंग कर सकें? क्या आउटसाइड मंडी जो भी है, आउटसाइड दी मंडी गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट जो होंगी उसमें ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम होगा, ठीक है, ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम, या फिर कोई रेगुलेशन होगी कोई? क्या फार्म बिल्स एपीएमसी मार्केट को वीक कर देंगे? वीक, हाँ। क्या फार्मर्स स्लेव्स बन जाएंगे कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग एग्रीमेंट के अगेंस्ट? हाँ। अब गवर्नमेंट तो कह रही है कि एग्रीमेंट करो और अपना बेचो, क्या वो एग्रीमेंट्स फार्मर्स को स्लेव की तरफ खींचेंगे? क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस है, रिमूवल्स हैं कंपनीज की? हाँ, ह्यूज क्वांटिटी आर्टिफिशियल हाइक इन प्राइस के रिगार्डिंग। इसके अलावा भी कोई भी हमारे पास इशू हुआ ना, वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दीज आर द इशू, मेन इश्यूज जो फार्मर्स को झेलने पड़ रहे हैं इस टाइम पर। एंड इन इश्यूज को हम बहुत डीप में देखते हैं आज। सो पहला एक्ट हम देखते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट 2020 का। हम किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो एक्ट का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है या फिर पूरा का पूरा एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको बारीकी में देखने से पहले हम एक उसका प्रेम्बल देखें ना, तो उसमें सारा का सारा एक्ट की डिटेल्स आ जाती हैं। तो प्रेम्बल क्या कहता है? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ इकोसिस्टम where the farmers and the traders enjoy freedom of choice relating to sale and purchase of farmers produce, which facilitates remunerative prices through competitive alternative trade channels. मैंने इसको डार्क इसलिए कर रखा है, अल्टरनेटिव ट्रेड चैनल्स। बेसिकली ये यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा है पैरेलल मार्केट की। हाँ, पैरेलल मार्केट, व्हाट इज पैरेलल मार्केट? सो एक एग्जांपल लो, जैसे कि जियो का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। पहले हमारे इससे पहले कितने सारे थे, डोकोमो था, डोकोमो, आइडिया, वोडाफोन वगैरह, ठीक है। तो एकदम से क्या हुआ, उनका अच्छा मार्केट चल रहा था, काफी अच्छा। व्हाट जियो डिड, उसने पूरे 6 महीने तक फ्री में अपना डाटा प्रोवाइड किया, फ्री में कॉलिंग प्रोवाइड की। उससे क्या हुआ, जितने भी मार्केट का जो शेयर था, जो एयरटेल आइडिया वाइडिया के पास था, वो जियो के पास आने लगा। अब जियो ऑब्वियसली बेहतर काम कर रही थी एंड फ्री में प्रोवाइड कर रही थी। इससे क्या हुआ, मोनोपोली क्रिएट हुई। हाँ,
मोनोपोली क्रिएट हुई तो ऑब्वियसली एक जियो ने क्या क्या करने की कोशिश की, उन्होंने एक अल्टरनेटिव ट्रेड चैनल स्टार्ट किया जिसमें एक बेहतर सिस्टम दिखाने की कोशिश की जनता को, ठीक है। बट सेम ही चीज एयरटेल या फिर आइडिया प्रोवाइड नहीं कर पाई, जिस वजह से वो फेल होते जा रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जियो का पल्ला भारी हो गया, उसके पास ज्यादा कंज्यूमर्स आ गए, ज्यादा कंपटीशन कम हो गया उसका, एंड इस वजह से जो मार्केट में जैसे डोकोमो थी वो बंद ही हो गई, हच था, ठीक है, वो बंद होते जा रहे हैं। इसी वजह से ये जो मोनोपोली होता है ना, इस वजह से जो अल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल है ना, एक तरह से पैरेलल मार्केट का काम करती है, ठीक है। बेसिकली इसमें कुछ गलत नहीं है, मार्केट है ये भी अपनी एक, गवर्नमेंट ये क्या कह रही है कि आप गवर्नमेंट मार्केट की जगह प्राइवेट मार्केट में बेचो, सिर्फ यही कहना चाह रही है। अब इसमें क्या होगा, क्यों कर रही है, टू प्रमोट एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड बैरियर फ्री इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस आउटसाइड द फिजिकल प्रेमिसेस ऑफ मार्केट और डीम्ड मार्केट notified under various state agriculture produce market legislation, or to provide facilitative framework for electronic trading for matter connected therewith and incidental thereto। समझ में आया क्या कह रहा है कि एक तो एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट जो बैरियर फ्री इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट होगा ना, उसको प्रोवाइड करने के लिए एक्ट लाया गया है। साथ के साथ एक अल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल का भी मैकेनिज्म प्रोवाइड किया, जो कि जिसे हम कहते हैं पैरेलल मार्केट, ठीक है। ये इसका प्रेम्बल कहना चाहता है। ये कब फोर्स में आया था, जैसा मैंने बोला 5 जून 2020 एसेंट पास हो गया था, एसेंट मिला है प्रेसिडेंट का 24 सितंबर 2020। क्यों ये पास हुआ है, बाय द वे ऑफ ऑर्डिनेंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन इशू जरूर हो जाता है कि अगर ये बिल इतने ही इंपॉर्टेंट थे तो ऑर्डिनेंस का रास्ता क्यों लिया गवर्नमेंट ने। वो बेसिकली अब वेट कर सकते थे थोड़े दिन, वो जनता से बात कर सकते थे इस चीज के लिए, इतनी ही हड़बड़ी क्यों थी कि ऑर्डिनेंस का वे लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें 20 सेक्शंस हैं और 5 चैप्टर है, छोटा सा ही एक्ट है, बट इतने बवाल कर दिए इस एक्ट ने। देखो क्या कहता है। चैप्टर 2 बात करता है प्रमोशन फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स ऑफ फार्मर, ठीक है, प्रोड्यूस वेयर बाय, ठीक है। प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड ऑफ फार्मर प्रोड्यूस वेयर बाय। इसका एक सेक्शन 3 है जो प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रीडम टू कैरी ट्रेड कॉमर्स इन ट्रेड एरिया बाय फार्मर्स और रजिस्टर्ड ट्रेडर्स, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि फार्मर्स को राइट है अपने ट्रेड और कॉमर्स करने का जहां पर भी वो चाहें। एंड कौन कौन कर सकता है, एक तो फार्मर कर सकता है, एक होता है रजिस्टर्ड ट्रेडर। यहाँ पर जो ट्रेडर है ना वो रजिस्टर होना जरूरी है, ठीक है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये सेक्शन 3 कहता है। इसी में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 6 क्या कहता है कि आप ट्रेड करो, कॉमर्स करो, कितना मर्जी करो, बट गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई फीस नहीं लगाएगी इस चीज के ऊपर, ना ही सेस लगाएगी, ना ही कोई इंटरेस्ट या लेवी करेगी कोई भी चार्जेस अंडर एनी स्टेट एपीएमसी एक्ट और एनी अदर स्टेट लॉस, ठीक है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने तो अपना फीस सेस सब मन माफ कर दिया। क्यों, क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग फ्री चाहिए, कॉमर्स इजी चाहिए। इसका मेन मोटिव भी क्या है, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड बैरियर फ्री इंटरस्टेट हो, ट्रेवल हो, ठीक है। और फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा अपना सामान बेचने के लिए मार्केट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके, इसीलिए आया हुआ है ये एक्ट, ठीक है। और यही सेक्शन 6 कहना चाहता है, ठीक है, दैट हम कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे आपसे, और सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आप फ्री हो, आप ट्रेड कर सकते हो कहीं भी जहां आपका मन करे वहां भी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहना चाहता है चैप्टर 3। अब देखो यहां तक तो हमें पता लग गया कि कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, फार्मर्स अपना कर सकते हैं। बट अगर कोई डिस्प्यूट आता है, डिस्प्यूट, ठीक है, वो मैकेनिज्म कैसा दिया है फार्मर्स को, ठीक है। डिस्प्यूट मैकेनिज्म इस के अंदर चैप्टर 3 के अंदर दिया हुआ। देखते हैं डिस्प्यूट मैकेनिज्म क्या कहता है। डिस्प्यूट मैकेनिज्म ये कहता है कि जिसमें सेक्शन 8 कहता है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन फार्मर्स एंड ट्रेडर्स अंडर सेक्शन 4, सेक्शन 4 अभी बताया था ना मैंने क्या है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए ट्रेडर, पार्टीज में सीक mutually acceptable solution through conciliation by filing an application to SDM, who shall refer such dispute to conciliation board to be appointed by him for facilitating and binding settlement of dispute। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि
एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होगा जो कि हम कॉन्सिलिएशन के थ्रू होगा। ठीक है, कॉन्सिलिएशन मतलब कि दो पार्टीज आमने सामने बैठेगी जहां पर एसडीएम भी होगा। एसडीएम एक बोर्ड बनाएगा जिसका नाम होगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोर्ड, जिसमें कौन कौन होगा, एक तो चेयरमैन होगा, चेयरमैन के अलावा दो मेंबर या फिर मैक्सिमम चार मेंबर होंगे जो कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सोचेगा कि ये ठीक है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में ये चार बंदे किसके हैं? ये तो गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है, हमारे तो पार्टी नहीं है ना। ये क्या कह रहे हैं कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, एवरी बोर्ड अपॉइंटेड बाय एसडीएम। ठीक है, अब अगली बात क्या कह रहा है, इफ पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन आर अनेबल टू सॉल्व डिस्प्यूट विद इन 30 days। अब यहाँ पर काउंसिलेशन के थ्रू डिस्प्यूट हो रहा है, मैकेनिज्म सॉल्व आउट हो रहा है। अगर वो सॉल्व आउट नहीं हो पा रहा, अनेबल टू सॉल्व, ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, वो पार्टीज जाएगी दोबारा से एसडीएम के पास। एसडीएम क्या करेगी उस टाइम पे, एसडीएम एक अथॉरिटी का काम करेगी टू सेटल द सच डिस्प्यूट। एसडीएम उसको डिसाइड करेगी समरी मैनर में, मतलब इजीली, जल्दी से जल्दी उसको 30 दिन के अंदर अंदर निपटाने की कोशिश करेगी। स्टिल अगर वो पास नहीं कर पाती ऑर्डर, हाँ, या फिर सोल्व नहीं कर पाती डिस्प्यूट, तो ऐसी सिचुएशन में एग्रीव पार्टी के पास अपील करने का ऑप्शन है। अपील किसको करेंगे, कलेक्टर को या फिर एडिशनल कलेक्टर को जो नॉमिनेट करा है कलेक्टर ने, और वो भी 30 डेज में सॉल्व करना है। ठीक है, 30 डेज में सच अपील को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस प्रोविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहा है कि जितने भी ऑर्डर है सब डिविजनल अथॉरिटी के, ठीक है, या फिर एपेलेट अथॉरिटी के, इसमें क्या है कि जो भी डिक्री पास हो रही है, ठीक है, डिक्री सिविल कोर्ट की, वो एनफोर्सेबल होगी। और उसका जो डिक्रीटल अमाउंट है कैसे रिकवर किया जाएगा, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। बेसिकली कहना क्या चाहता है कि अब यहां से ये जो बंदे हैं, एसडीएम है और कलेक्टर जी हैं, ये अगर कोई अपेलेट अथॉरिटी में डिसीजन देते हैं, उस डिसीजन का जो काम होगा ना, वो एक तरह से डिक्री का काम होगा। और डिक्री की जो एग्जीक्यूशन होती है ना, वो ऑर्डर 21 सीपीसी के अंदर होती है। एंड बेसिकली हमें पता है हम कोर्ट में कितना टाइम लगता है डिक्री को एग्जीक्यूट होने में, एक दिन में नहीं होती। ठीक है, सालों लग जाते हैं इसको एग्जीक्यूट होने में। अगर हमारे अगेंस्ट हो या फिर हम किसी पार्टी के अगेंस्ट हमें कोई डिक्री मिल जाए, तो उस डिक्री को, हाँ, क्या कहते हैं, क्लियर करवाने में ही बहुत टाइम लग जाता है। एंड यहाँ पर देखो यही कहना चाहता है कि वो डिक्री एज अ सिविल कोर्ट का काम करेगी। सेकेंडली सेक्शन 11 पेनल्टीज की बात करता है, जो पेनल्टी कितनी है, 25,000 से 5 लाख की। ठीक है, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कह रहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड ये वन ऑफ द रीजन है फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों, ये क्या कह रहा है, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैनर द cognizance of which can be taken disposed by authority empowered under this act। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी भी सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है इस इस एक्ट के अंदर कोई सूट लाने की। ठीक है, अब किसी पार्टी, दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाए, फार्मर या फिर उसके सामने जिसके साथ भी एग्रीमेंट करे, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कहता है, ये सिर्फ ये कहता है कि पहले तो आप कॉन्सिलिएशन बिठाओ, और कॉन्सिलिएशन बैठाने के लिए आपको एसडीएम के पास जाना पड़ेगा। अगर कॉन्सिलिएशन से आपका डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं होता, तो एसडीएम के पास आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कि हमारा केस लड़ा जाए। यहाँ पर एसडीएम अगर 30 दिन के अंदर सॉल्व नहीं कर पाता, और या फिर उसकी जजमेंट बेकार होती है, उसके अगेंस्ट अपील में जाए, तो अपील को कौन हैंडल करेगा, वो करेगा कलेक्टर। एंड कलेक्टर इज द लास्ट बॉडी। ठीक है, एंड ऊपर से सेक्शन 15 क्या कह रहा है कि किसी भी सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है किसी भी सूट या प्रोसीडिंग के ऊपर कॉग्निजेंस लेने की। सो ऑब्वियसली सिविल कोर्ट को उसने साइड में कर दिया एंड पावर पूरी दे दी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को। एंड इस एक्ट में कहीं पे भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की पावर डिस्कस्ड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा एक्ट है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 का। जैसे कि मैंने बोला कि फार्मर्स के एक्ट को जानना है तो उसके प्रेम्बल को देखना पड़ता है। प्रेम्बल में उसको शॉर्ट में लिखा होता है कि क्या इसका एक्ट बोलना चाहता है। ठीक है, सो देखो, एन एक्ट टू प्रोवाइड नेशनल फ्रेमवर्क ऑन फार्मिंग एग्रीमेंट।
तो फार्मिंग एग्रीमेंट जो सरकार बात करती है कि एग्रीमेंट करो और पैसा मिलेगा, ठीक है, तो उसके बारे में एक्ट बात करता है। और प्रोटेक्ट क्या करता है? Protects and empower farmer to engage with agri-business firms, processors, wholesalers, exporter or large retailers for farm services and sale for future farming produce at mutually agreed remunerative prices framework in fair and transparent manner for matter connected therewith or incidental thereto। बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो फार्मिंग एग्रीमेंट है ना, उसमें आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है और एम्पावर भी किया जा रहा है, ताकि आप एग्री बिजनेस को आगे ले जा सको, अपने होलसेलर्स को, एक्सपोर्टर्स को, लार्ज डीलर्स को अपना सामान बेच सको। और कैसे सामान बेचा जाएगा, वो भी म्यूचुअली एग्रीड रेम्यूनरेटिव प्राइस पे, जो दोनों पार्टी अपने आप में डिस्कस करके जो प्राइस की बात करती है, ठीक है। पिछले एक्ट में कहीं भी एमएसपी की बात नहीं थी, अब इस एक्ट में देखते हैं कहीं एमएसपी की बात हो तो देखते हैं। फ्रेमवर्क क्या कहता है? फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा सारा चीज। ये भी फोर्स 5 जून को आ गया था और एसेंट मिली थी 24 सितंबर को, और पास हुआ था ऑर्डिनेंस के वे में ही ये भी, ठीक है। क्या कहते हैं ये एक्ट? इसमें 25 सेक्शन है और 6 चैप्टर है। उसमें कितने थे? 20 सेक्शन थे और 5 ही चैप्टर थे। 25 सेक्शनों के चैप्टर में इसका सेक्शन 2G है जो डिफाइन कर रहा है फार्मिंग एग्रीमेंट क्या है। क्या है? अ रिटर्न एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन अ फार्मर एंड अ स्पॉन्सर। एक फार्मर है और एक स्पॉन्सर है, जो कि कंपनियां लगा लो, ठीक है। और फार्मर, अ स्पॉन्सर और एनी थर्ड पार्टी, 3 पार्टीज भी एक साथ भी कर सकती है, ठीक है। प्रायर टू द प्रोडक्शन और रियरिंग ऑफ एनी फार्मिंग प्रोड्यूस। और ये एग्रीमेंट कब होगा? फार्मिंग प्रोड्यूस से पहले, ठीक है। ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वालिटी, एक क्वालिटी भी पहले ही डिटरमाइन कर ली जाएगी। in which sponsor agrees to purchase such farming produce from the farmer and to provide farm service, ठीक है। और उसमें एग्री कर लेगा कि आपको मुझे फार्म प्रोड्यूस देनी पड़ेगी और फार्म की सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है। ये कहना चाहता है फार्मिंग एग्रीमेंट होता क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका जो चैप्टर 2 है फार्मिंग एग्रीमेंट के बारे में ही बात करता है पूरा। फार्मिंग एग्रीमेंट, अब क्या देखते हैं, सेक्शन 3 कह रहा है कि फार्मर्स में एंटर इनटू रिटर्न फार्मिंग एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फार्मिंग प्रोड्यूस, सच एग्रीमेंट में बी प्रोवाइड फॉर, ठीक है। रिटर्न फार्मिंग एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और वो एग्रीमेंट क्या क्या बात करेगा? टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सप्लाई ऑफ सच प्रोड्यूस। किस चीज की टर्म्स एंड कंडीशन है? सप्लाई की, क्वालिटी की, ग्रेड की, स्टैंडर्ड की, प्राइस की, एंड सच अदर मैटर, ठीक है। और उसके अलावा टर्म्स रिलेटेड टू फार्म सर्विस, आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करोगे। बेसिकली यहाँ पर पहले ही लिख दिया है कि फार्मर्स के जो एग्रीमेंट होगा ना, फार्मिंग एग्रीमेंट, उसमें सप्लाई की, क्वालिटी, किस क्वालिटी का प्रोड्यूस चाहिए हमें, ग्रेड कैसा चाहिए, स्टैंडर्ड कैसा चाहिए, प्राइस कैसा चाहिए, ठीक है। उसके बारे में पहले ही डिस्कस हो जाएगा। और इसमें आगे क्या लिखा है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस ऑफ एनी लीगल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सच फार्म सर्विसेज शैल बी स्पॉन्सर ऑन फार्म सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में। जो कि लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी स्पॉन्सर की होंगी, ठीक है। ये कहना चाहता है प्रोवाइजो इसका। अब आगे देखते हैं, नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड इनटू बाय फार्मर अंडर दिस सेक्शन इन डेरोगेशन ऑफ एनी राइट ऑफ शेयर क्रॉपर। अब ये क्या कह रहा है? ये थोड़ा सा फार्मर्स के लिए है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कह रहा है कि अगर आप कोई शेयर क्रॉपर हो, तो फार्मिंग एग्रीमेंट के अंदर आपके कोई भी राइट नहीं छीने जाएंगे, ठीक है। जो भी शेयर होगी वो आपकी ही रहेगी पहले, जब तक आप बेच नहीं देते हो। एग्रीमेंट इज जस्ट लाइक वे ऑफ ट्रांसफरिंग, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि मिनिमम पीरियड और मैक्सिमम पीरियड कितना होगा फार्मिंग का, फार्मिंग एग्रीमेंट का। मिनिमम पीरियड तो कह रहा है कि 1 क्रॉप सीजन के लिए आप फार्मिंग कर सकते हो, फार्मिंग एग्रीमेंट, या फिर 1 प्रोडक्शन साइकिल के लिए। और मैक्सिमम कितना जा सकता है? ये 5 ईयर्स तक आप प्रोडक्शन के लिए रख सकते हो, ठीक है। 5 ईयर्स तक मैक्सिमम, और मिनिमम कितना है? 1 ईयर, 1 क्रॉप सीजन और प्रोडक्शन 2 क्रॉप साइकिल, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है इसका प्रोवाइजो, इसी के अंदर एक प्रोवाइजो है। कहता है कि वेयर प्रोडक्शन साइकिल ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस इज लॉन्गर और मे गो बियॉन्ड 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से ज्यादा जा सकता है किन केसेस में? जब अगर वो म्यूचुअली डिसाइड कर ले, कौन? फार्मर और स्पॉन्सर, एंड एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द फार्मिंग एग्रीमेंट। उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन भी करना पड़ेगा फार्मिंग एग्रीमेंट। क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि एक फार्मर को बांधना चाह रहे हैं 5 से ज्यादा में? तो
ठीक है। अगर उनका एग्रीमेंट 5 साल का भी कर लिया समझो, ठीक है, अब किसको पता कि आपदा कैसी आ जाए आगे, क्या सिचुएशन बदल जाए, ठीक है। अब आप तो ऐसे ही हो ना। और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी है कि कितने फार्मर्स लिटरेट है टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट। व्हाट इफ दे म्यूचुअली एग्रीड फॉर मोर देन 5 ईयर। अगर वो मोर देन 5 ईयर एग्री कर लें और साइन कर दें और बाद उनको बाद में पता लगे कि इसमें तो ऐसा लिखा हुआ था और मैं तो इस पे साइन करना ही नहीं चाहता था। ऑब्वियसली देयर इज अ सिचुएशंस, क्यों, लिटरेट इलिटरेट के ऊपर ऑब्वियसली अनड्यू इन्फ्लुएंस रखेंगे। हाँ। और बाद में इशू आएगा तो इशू भी तो कौन सॉल्व कर रहा है, एसडीएम। ठीक है। एसडीएम के पास क्या इतनी पावर दे रखी है, कहीं भी डिसाइड नहीं है, कहीं भी इस एक्ट में या फिर पिछले एक्ट में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। सो बेसिकली इश्यूज हैं। ठीक है। अब इसी में सेक्शन 4 देखते हैं। Section 4 provides that the party entering into farming agreement may identify and require as condition for performance of such agreement compliance with mutually acceptable quality, grade, standard of farming produce। हमने डेफिनेशन में ही देख लिया था कि क्वालिटी, ग्रेड, स्टैंडर्ड एंड फार्मिंग प्रोड्यूस के ऊपर हम म्यूचुअली एग्रीमेंट होगा उनका। हाँ, और उसी क्वालिटी को खरीदा जाएगा जो एग्रीमेंट के अंदर लिखा हो। ठीक है। इसी का एक फोर्थ क्लोज है, सेक्शन 4 का क्लोज 4। द पार्टीज एंटरिंग इनटू फार्मिंग एग्रीमेंट मे रिक्वायर एज अ कंडीशन दैट mutually acceptable quality, grade, standards shall be monitored, certified during the process of cultivation or rearing or at the time of delivery by third party assessor। ठीक है। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है फोर्थ क्लोज, कि जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल क्वालिटी हमने फार्मिंग एग्रीमेंट के अंदर ही डिस्कस करी थी, ठीक है, उसका थर्ड पार्टी के थ्रू वो मॉनिटर और सर्टिफाई भी करवा सकते हैं। बेसिकली इसी में एक प्रोविजन दे रखा है कि अगर वो थर्ड पार्टी से क्या कहते हैं मॉनिटर सर्टिफाई करवाएंगे तो पहले वो 1/2 अमाउंट दे देंगे, एंड वन जो थर्ड अमाउंट होगी ना, जो 1/3 जो बची है, वो थर्ड पार्टी से एक्सेस करवाने के बाद देंगे। अगर वो गलत निकली तो वो नहीं देंगे। ठीक है, ये कहना चाहता है यहाँ पर एक प्रोविजन इसमें। सेक्शन 5 क्या कहते हैं, द प्राइस टू बी पेड फॉर द परचेज ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस मे बी डिटरमाइंड एंड मेंशन इन द फार्मिंग एग्रीमेंट इटसेल्फ। ठीक है, प्राइस जो है पहले से एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया है। इसका सेक्शन 6 का क्लोज 2 देखते हैं क्या कहता है। द स्पॉन्सर मे बिफोर एक्सेप्टिंग द डिलीवरी ऑफ एनी फार्मिंग प्रोड्यूस इंस्पेक्ट द क्वालिटी एंड अदर फीचर ऑफ सच प्रोड्यूस। स्पॉन्सर भी इंस्पेक्ट करेगा क्वालिटी को और अदर फीचर ऑफ सच प्रोड्यूस। ठीक है, specified in farming agreement, otherwise he shall deem to have inspected the produce and shall have no right to retract from acceptance at the time of delivery। बेसिकली अगर वो देखना चाहेगा तो वो देख सकता है, अगर वो नहीं देखता तो उसको लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, बट ऐसा कोई भी नहीं है मुझे लगता जो ऐसा करेगा। ठीक है, कोई भी स्पॉन्सर या फिर कंपनी होगा वो पहले प्रोड्यूस देखेगी ना, देखने के बाद ही उसे एक्सेप्ट करेगी। चलो आगे देखते हैं। इसी में सेक्शन 8 क्या कहता है, provides that no farming agreement shall be entered into for the purpose of any transfer including sale, lease, mortgage of any kind of land premises of the farmer। बेसिकली यहाँ पर ये फार्मर्स के लिए है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई भी फार्मर्स का जो एग्रीमेंट करेंगे फार्मिंग एग्रीमेंट, उसमें आप कहीं पे भी ये चीज नहीं लिख सकते ट्रांसफर इंक्लूडिंग सेल, लीज, मॉर्गेजेस ऑफ फार्मिंग, जो फार्मर्स का लैंड है, राइजिंग एनी परमानेंट स्ट्रक्चर और मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन टू लैंड और प्रेमिसेस ऑफ फार्मर। ना ही उनके जो एरिया है, जो जमीन है, उस पर आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे, परमानेंट स्ट्रक्चर। हाँ, इसमें जो ये चीज लिखी हुई है ना, ये कह रहा है कि अगर आपने बना दिया है, ठीक है, तो आपको जाते टाइम पे उसको निकालना पड़ेगा, और अगर आप नहीं निकालते तो उसकी जो ओनरशिप है ना वो फार्मर्स को मिल जाएगी उस स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये है फार्मर्स के लिए। हाँ, प्रोज ऑफ दिस एक्ट फार्मर्स के लिए। ठीक है। अब सेक्शन 11 क्या कहता है, प्रोवाइड्स दैट एट एनी टाइम आफ्टर एंटरिंग इनटू फार्मर्स एग्रीमेंट। ठीक है, ये ध्यान से देखना, एनी टाइम आफ्टर एंटरिंग इनटू फार्मर्स एग्रीमेंट द पार्टी टू सच एग्रीमेंट मे विद म्यूचुअल कंसेंट ऑल्टर टर्मिनेट सच एग्रीमेंट फॉर एनी रीजनेबल कॉज। देख रहे हो यहां पर ये क्या, कि किसी भी टाइम पर वो ऑल्टर कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं एग्रीमेंट को, बट एक रीजनेबल कॉज के थ्रू। ये थोड़ा सा पॉइंट है, बट रीजनेबल कॉज कौन डिसाइड करेगा, हु विल डिसाइड। हाँ,
हु विल डिसाइड रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है। एनी टाइम आफ्टर एंटरिंग फार्मिंग एग्रीमेंट ऑल्टर और टर्मिनेट सच एग्रीमेंट। वाह। नेक्स्ट थिंग क्या है, चैप्टर 3 यहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट में भी यहाँ सेक्शन 13 क्या कह रहा है, कॉन्सिलिएशन बोर्ड होगा, ठीक है, जो डिस्प्यूट सेटल करेगा। और कॉन्सिलिएशन बोर्ड में कौन कौन आ सकता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट सेटलमेंट अराइव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीजर मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट शैल बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली एंड साइंड बाय पार्टीज टू सच डिस्प्यूट एंड सच सेटलमेंट शैल बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। तो बेसिकली डिस्प्यूट सेटलमेंट इसमें कैसे हो रहा है, यहाँ पर दोनों पार्टी के पर्सन बैठेंगे, ठीक है, दोनों पार्टी के, और आपस में कॉन्सिलिएट करेंगे, और इसमें एक थर्ड पार्टी होगी जो कॉन्सिलेट करवाएगी इसकी, ठीक है, एंड वो खुद ही अपॉइंट कर रहे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज, ठीक है, खुद ही अपॉइंट कर रहे हैं अभी। बट इसका सेक्शन 14 क्या कहता है, अगर यहाँ पर कोई भी सेटलमेंट अराइव नहीं हो रहा है, ठीक है, एसडीएम के पास हम जा सकते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट करवाने के लिए। सो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर सेटलमेंट डिस्प्यूट नहीं सेटलमेंट सॉल्व नहीं हुआ, तो इसका जो डिस्प्यूट है वो एसडीएम डिसाइड करेगा। अगर एसडीएम से डिसाइड नहीं हुआ तो अपील होगी अपेलेट अथॉरिटी में, और अपेलेट अथॉरिटी कौन प्रिसाइड कर रहा है, कलेक्टर या फिर एडिशनल कलेक्टर, ठीक है, और 30 डेज के अंदर सच ऑर्डर पास करना होगा कलेक्टर को भी, ऑब्वियसली। और यहाँ पर ये मेन पॉइंट देखो, every order passed by appellate authority under this section shall have same force as decree of civil court and enforceable in the same manner as decree of code of civil procedure, जो कि order 21 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब एक बात बताओ, क्या 30 डेज में डिक्री एग्जीक्यूट हो जाती है? कई बार निकल आते हैं, जैसे कि आपके सामने एक बड़ी कंपनी है, मैं छोटा इंसान ही समझ लो, ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे अपनी डिक्री एनफोर्स करवानी है कंपनी के अगेंस्ट। कंपनी के पास तो अच्छा खासा मीडियम है ना, लीगल, हाँ, लीगल फाइट्स करने के लिए। और हमारे पास कौन है, हम तो एक वकील कर लेंगे ज्यादा। एंड ऐसा तो है नहीं कि डिक्री भी लाखों में होगी, 25,000 की होगी, 30,000 की होगी, छोटी अमाउंट होती है ज्यादा। तो एग्जाम्पल है 25-30, तो ठीक है। अब उस चीज के लिए हम क्या वकील करेंगे या हम डिस्प्यूट राइज करवाएंगे? सो बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है ऐसे, ठीक है। हालांकि होता है कि डिक्री मैकेनिज्म अच्छा भी है अपने इंडिया का कि जल्दी भी हो जाती है, बट बेसिकली हर जगह रहते हैं सब। आगे देखते हैं, देखेंगे, द अमाउंट पेएबल अंडर एन ऑर्डर पास्ड बाय एसडीएम द अपेलेट मे बी रिकवर्ड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। सेम पिछले एक्ट की तरह इस एक्ट में भी एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे ही अमाउंट पेएबल होगी, ठीक है। अब आखिरी इसमें सेक्शन क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन टू फार्मर अंडर सेक्शन 15। एक फार्मर्स को प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पर कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 14, no action for recovery of any amount due in pursuance of an order passed under this section shall be initiated against the agriculture land of the farmer। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जो अमाउंट हमने रिकवर करनी होगी, अगर एक डिक्री है वो फार्मर के अगेंस्ट पास होगी, हाँ ठीक है, ऐसी सिचुएशन में वो जो अमाउंट है ना वो एग्रीकल्चर के लैंड से नहीं रिकवर होगी, ठीक है, ये कहना चाहता है सेक्शन 15। अब आखिरी में आता है सेक्शन 19। इसमें क्या कह रहा है, नो सिविल कोर्ट हैव जुडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट विच एसडीएम और कलेक्टर हैज पावर टू डिसाइड, ठीक है। बेसिकली सिविल कोर्ट को यहां भी साइड में वो कर दिया, और पावर किसको दे दी, एसडीएम को और कलेक्टर को, टू डिसाइड द मैटर, ठीक है। और कोई भी इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं होगा, हाँ, बाय एनी कोर्ट और अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकर और टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ एनी पावर कन्फर्ड बाय अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेयर जैसे। तो सिविल कोर्ट के पास चले जाते हैं, सिविल कोर्ट कहती है मेरे पास जुडिक्शन नहीं है, बट सिविल कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर तो है 152 की, जिसमें क्या कहती है, कहते हैं इंजंक्शन दे दे, ताकि जब तक सूट डिसाइड ना हो वो केस वहीं पे अटका रहे, मतलब अपनी प्रॉपर्टी तो हम यूज कर सके, ठीक है, इंजंक्शन की पावर, वो पावर भी इस एक्ट से छीन ली है इस सेक्शन के थ्रू, ठीक है। सेक्शन 20 क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंसिस्टेंट देयरिन विद कंटेनिंग एनी स्टेट लॉ। बेसिकली ये सेक्शन है एपीएमसी मार्केट को खत्म करने की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि इस एक्ट का नॉट विद स्टैंडिंग इफेक्ट होगा, नॉट विद स्टैंडिंग मतलब
कहीं और कुछ भी लिखा हो ये एक्ट आगे रहेगा, ये एक्ट लागू होगा। ठीक है, कहीं पे कुछ भी लिखा हो और किस चीज के लिए इनकंसिस्टेंट हो किसी स्टेट लॉ कौन सा है, एपीएमसी मार्केट जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक है, इसके आगे प्रोवाइजो क्या कह रहा है, दैट फार्मिंग एग्रीमेंट और सच कॉन्ट्रैक्ट एंटर, ये सिंपल सी ये कह रहा है कि कोई एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट इस एक्ट के आने से पहले हमने बनाया होगा, तो वो एक्ट वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम वैसे ही रहेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा इस एक्ट से। ठीक है, ये 20 सेक्शंस हैं, 25 सेक्शन का एक्ट है वैसे तो, 20 सेक्शंस में 19th और 20 जुडिक्शन को ही खत्म कर रहा है और नॉट विथ स्टैंडिंग इफेक्ट दे रहा है। बेसिकली एपीएमसी मार्केट को खत्म करने की तो बात हो रही है यहाँ पर। एंड एक जगह पर आप कहते हो कि एपीएमसी मार्केट खत्म नहीं होगा, ये अगर ये एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग इफेक्ट है तो एपीएमसी मार्केट का और इसका फिर मतलब ही क्या बनता है फिर। नेक्स्ट, तीसरा एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, ये अमेंडमेंट थी 2020 की और सेम फोर्स 5 जून को आया था और एसेंट मिल गई थी 26 सितंबर 2020। इस एक्ट में भी कमाल ही हुआ है। इसमें क्या कह रहे हैं, सेक्शन 31A, ठीक है, जिसको अमेंड किया गया है, उसमें क्या किया है कि जो कि इसमें एक नोट विथ स्टैंडिंग में क्या कहा है कि पिछले एक्ट में कुछ भी लिखा हो ये एक्ट अब ऐसे माना जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि जो सप्लाई है फूड स्टाफ की, सीरियल की, पल्सेस की, पोटैटो की, अनियन की, एडिबल ऑयल्स या ऑयल्स की, बेसिकली दालों की, अन्न राशन की, पोटैटो की, प्याज की, या फिर हम जो यूज करते हैं अपना जैसे घी, हाँ घी तेल वगैरह, उस चीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, हम उस चीज को अब रेगुलेट नहीं करेंगे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर। बट वो कब रेगुलेट होगा, बट ये कब रेगुलेट होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज के अंदर, जो कि होंगी वार की, फेमाइन की, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस रेज हो जाए, या फिर नेचुरल कैलेमिटी आ जाए ग्रेव नेचर की। ठीक है, इन ही सिचुएशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आएगी। वेल्स ये सीरियल की, पल्सेस, पोटैटो, अनियन, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, ऑयल्स, ये सब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से निकाल दिया है अब। ठीक है, बट इसको कब रेगुलेट किया जा सकता है, अगर वॉर की सिचुएशन हो, सूखा पड़ जाए, प्राइस एकदम से बढ़ जाए, या फिर वो हो जाए ग्रेव नेचर आ जाए, एक्ट ऑफ गॉड हो जाए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी, एल्स अब इसको रेगुलेट नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है, एनी एक्शन ऑन इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट शैल बी बेस्ड ऑन प्राइस राइज, प्राइस राइज के ऊपर ही एक्शन लिया जाएगा। और प्राइस राइज भी कैसा, अगर हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस है, ठीक है, जो कि जल्दी खत्म नहीं होता, पेरिशेबल नहीं होते, उनके ऊपर अगर 100% इंक्रीज हो जाए, ठीक है, जैसे कि वीट है, हाँ वीट अभी कितना है, ये समझ लो 25 रुपए kg मिल रहा है, ठीक है वीट। अब क्या हुआ, ये क्या कह रहा है कि अगर इस पे 100% इंक्रीज हो जाए, 25 का 100% कितना हुआ 50, ठीक है 50 kg, ठीक है 50 रुपीज पर kg, 25 से 50 कर दिया, तब तक कोई एक्शन नहीं लेगी गवर्नमेंट, पर एक्शन कब लेगी, जब 51 का हो जाएगा, 51 रुपीज पर kg हो जाएगा। सो बेसिकली नॉन पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन चीजों के लिए अब 50% राइज किस पे है, रिटेल और प्राइस ऑफ नॉन पेरिसेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ। ठीक है, और यही चीज 50% नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ के ऊपर कर दिया, ओवर द प्राइस प्रिवेलिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। ये क्या लिखा हुआ है, ये भी देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि 12 महीने तक, ठीक है, अगर कोई प्राइस का जो क्या कह लें एवरेज ले लो, हाँ अब क्या हुआ, 25 रुपए है, ठीक है एक वीट का पहले महीने, दूसरे महीने 30 हो गया, तीसरे महीने 40 हो गया, पांचवें महीने फिर 25 आ गया, इसका अगर एवरेज 51 जा रहा है, ठीक है, एकदम नहीं होगा कि अगर क्या कहते हैं कंपनियों ने 25 का 55 कर दिया उसी टाइम एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये क्या कह रहा है कि प्राइस जो होगा ना वो 12 मंथ का एवरेज देखा जाएगा, अगर 12 मंथ के एवरेज में 51 का प्राइस एवरेज में आ रहा है
तब हम एक्शन लेंगे। दूसरी क्या कह रहे हैं, एवरेज रिटेल प्राइस देखेंगे 5 ईयर्स का, और इन दोनों में जो लोअर होगा उसको देखा जाएगा प्राइस। ठीक है। सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पलटा झाड़ लिया है से एपीएमसी मार्केट से भी एंड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से भी। बस वो चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर आ जाए एंड प्राइवेट सेक्टर ही इन चीजों को संभाले, हमारा कोई रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड एपीएमसी मार्केट के सामने अगर आप पैरेलल मार्केट खड़ी करने की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप एपीएमसी मार्केट को साइड में करना चाह रहे हो। एंड जो जियो ने दूसरी कंपनीज का हाल किया हो वही अपने गवर्नमेंट सेक्टर का हाल होगा ऐसे में तो। ठीक है। सोचने वाली बात है इस एक्ट में। एंड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आपने जो दिनचर्या की चीजें हैं उन्हीं को निकाल दिया, और कैसी कैसी कंडीशन रखी है कि 100% इंक्रीज होगा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट में, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में, तब हम एक्शन लेंगे, या फिर 50% राइज होगा प्राइस में तब हम एक्शन लेंगे, और वो भी एवरेज देखेंगे पूरे साल का या फिर 5 सालों का, तब हम देखेंगे वो भी रिटेल प्राइस पे। मतलब क्या बनता है। ठीक है। अब यही चीजें हैं जो डिस्कस करने की थी नेक्स्ट में, ये हमने बहुत डीपली पढ़े हैं। अगर आपको कोई सजेशन हो कुछ भी हो, मुझे कमेंट्स में लीव करना, बताना कहीं पर मैं गलत हूं या आपको लगता है कि मैं गलत हूं। एंड ये आज आपके ऊपर है, क्या आप में साथ देना चाहते हो फार्मर्स का। इट्स अप टू यू। फार्मर्स अपने लिए बैठे हैं उस प्रोटेस्ट पे। ठीक है। एंड बिल में दिक्कत है तभी तो इशू आ रहे हैं, अगर दिक्कत नहीं होती तो इशू नहीं आते। मे बी आई विल बी बायस टुवर्ड फार्मर्स, क्योंकि मैं फार्मर्स की तरफ से हूँ, मतलब फार्मर मेरा गांव में खेत है मेरे, मेरे ताऊ चाचा ताऊ फार्मर हैं, तो मैंने देखा हुआ है फार्मिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है। इसीलिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप खुद देखो कि नेक्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। हालांकि मैंने गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस किया है, बट अच्छे की जगह गंदे ज्यादा हैं। एंड बोलते हैं ना एक कलरेबल लेजिस्लेशन। हाँ, क्या कहते हैं, अगर तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली कर लो। यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी सेम यही करने की कोशिश की है। इफ यू कांट डू थिंग्स डायरेक्टली, डू इट इनडायरेक्टली। ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू वेदर टू सपोर्ट फार्मर्स और नॉट। ठीक है। ये आपकी मर्जी है। प्लीज सपोर्ट आवर फार्मर। वी आप लोगों के लिए धरने पे बैठे हैं, आप सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है। एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। We are doing a lot of hard work for you guys. Please share it. Thank you guys. I hope I have done a great lecture, and please save our farmers यार। प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी थोड़ी सी तो मदद करो सर। थैंक यू गाइस।